मेरे दोस्त काविन के पास 27 फुट की सेंट्रल कंसोल बोट है। गर्मियों की छुट्टी में बोट की सैर करने के लिए काविन के अलावा हमारे किसी भी दोस्त के पास बोट नहीं है। मैं बोट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त की बोट पर एक तरह का रडार लगा है जो किसी भी प्रकार की जमीन, पानी और अन्य नावों के बारे में चेतावनी देता है, जिसकी मदद से हम कभी कभी अंधेरे में बोट पर बाहर रहते हैं। इस बोट में 8 लोग आराम से रह सकते हैं। ये अप्रैल की गर्मी का दिन था। काविन हम में से 5 लोगों को ड्रिंक कराने के लिए अपनी बोट से एक आइलैंड पर ले गया। फिर कुछ घंटों के बाद वो हमें किसी बार और रेस्टोरेंट में ले गया। हमने बोट खड़ी की और बैठकर खाया पिया और कुछ देर आराम किया। हमारे पास अभी भी पीने के लिए कई ड्रिंक्स थे और ये शुक्रवार की रात थी, इसलिए रेस्टोरेंट से निकलने के बाद काविन हमें वापस समुद्र में ले गया, जहां हम पूरे समय म्यूजिक सुनते हुए आगे बढ़ते रहे। हम बैरियर आइलैंड पर लाइट हाउस के पास से गुजरे। हम सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि रात में लाइट हाउस में जाना कितना डरावना हो सकता है। काविन ने बोट का इंजन बंद कर दिया और म्यूजिक बजाते हुए हम कुछ देर के लिए रुक गए। मैं लाइट हाउस को देखकर उछल पड़ा। मैं बोट में थोड़ा आगे गया और बार बार उस तरफ देख रहा था। तभी मुझे दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि अरे म्यूजिक बंद करो। उन्होंने म्यूजिक पॉज किया और मैंने कहा कि मैंने दूर से एक चीख सुनी है। हम अभी एक आइलैंड के बगल में तैर रहे थे जो मेन कॉन्टिनेंट और बैरियर आइलैंड के बीच में स्थित था। हम चारों ओर घूमते हुए कुछ सेकंड के लिए चुप बैठे रहे और निश्चित रूप से मैं सही था, क्योंकि उस आइलैंड से एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। हम सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। मैं अपने दोस्तों के चेहरे पर साफ साफ डर देख सकता था। वो चीखें ठीक आइलैंड से आ रही थी, लेकिन हम मेन कॉन्टिनेंट और बैरियर आइलैंड दोनों से बहुत दूर थे, इसलिए इसकी तो कोई संभावना नहीं थी कि वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। हम जितना जोर से चिल्ला सकते थे चिल्लाए और हमने उस औरत की फिर से मदद के लिए पुकारने की आवाज़ सुनी। हम सभी चिल्लाए कि तुम कहाँ हो। तभी उस औरत की आवाज़ वापस आई और कहा कि मेरा पीछा किया जा रहा है। इस तरह से बातचीत करना मुश्किल था, क्योंकि हम मुश्किल से एक दूसरे को सुन सकते थे। हमने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम आइलैंड पर हो। फिर उसने चिल्लाकर कहा हाँ। काविन ने बिना किसी देरी के इंजन चालू कर दिया और हम उस आइलैंड की तरफ मुड़ गए। हम 6 में से 4 लोग बोट से उतरे और इधर उधर देखने लगे और उस औरत को पुकारने लगे। मामला तब और ज़्यादा चिंताजनक हो गया जब उसने कहा था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। हम 4 लोग टॉर्च लेकर घूम रहे थे और उसे पुकार रहे थे, ये उम्मीद में कि हम उसे ढूंढ लेंगे। आइलैंड के विपरीत दिशा में अचानक हमने रोंगटे खड़े कर देने वाली एक औरत की चीख सुनी। ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ भयानक घटित हो रहा हो। मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे पर चिल्लाते हुए आइलैंड के उस तरफ मिलने के लिए कहते हुए भाग रहे थे। हम सभी जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। मैं नंगे पांव कांटों वाली झाड़ियों के बीच से भागा और जब तक मैं आइलैंड के दूसरी ओर पहुंचा, मेरे पैरों से खून बह रहा था। मैं अपने दोस्त काविन और जैक से मिला, जो पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बोट की मोटर चलने की आवाज़ सुनी है जो अभी अभी निकली थी, लेकिन इतना अंधेरा था कि गहराई में कुछ भी देख पाना काफ़ी मुश्किल था। मैंने इस आइलैंड की सिक्योरिटी को कॉल किया और इस घटना के बारे में बताया, ताकि इस आइलैंड की सिक्योरिटी उस रहस्यमय बोट की तलाशी कर सके जिसकी लाइट्स ऑफ थी। इस आइलैंड की सिक्योरिटी बोट काविन की बोट के पास आकर रुक गई, जहां हमने लंगर डाला था, और हम सभी ने उस पर सवार 2 ऑफिसर्स को अभी जो हुआ वो सब बताया। मुझे तो यह किसी आदमखोर का मामला लगता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो रहस्यमय बोट कभी मिली या नहीं, क्योंकि इसके बारे में समाचार या किसी भी आर्टिकल में कहीं पर भी बात नहीं की गई थी। मुझे बस इतना पता है कि जब हमने इसे देखा था तब उस आइलैंड पर कोई नहीं था। हम सब इस बात से इतना घबरा गए थे कि काविन बोट को बंदरगाह में वापस ले आया और हम सब उसके घर के पिछवाड़े में आराम करते हुए इस घटना के बारे में बात करने लगे। हम आज तक नहीं जान पाए कि वो क्या था। जहाँ तक हमें पता है, उन लापता महिलाओं के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। क्या ये किसी प्रकार का अपहरण का मामला था या ये कोई ग्रुप था जो हमारे साथ प्रैंक कर रहा था। जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम फिर कभी वहाँ वापस जाएंगे। ये कहानी मेरे पापा और चाचा की है, जब वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। ये 80 के दशक की बात है। मेरे पापा और मेरे जोसेफ चाचा को हमेशा मछली पकड़ने का शौक रहा है।
वो मेरे चाचा की बोट में साल में कई बार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। उनके पास 70 के दशक का 2 केबिन वाला जहाज था। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं और वो सच में बहुत बड़ा जहाज था। मेरे चाचा मैसाचुसेट्स के केप कॉड आइलैंड पर रहते थे, जहां वो अपना जहाज खड़ा करते थे। मेरे पापा कभी कभार हफ्ते के आखिरी दिनों में वहां जाते थे। मैं कभी भी मछली पकड़ने नहीं गया। मेरे पापा ने मुझे इसमें शामिल करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मछली पकड़ने के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप समुद्र में जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही बड़ी और अधिक संख्या में मछलियाँ पकड़ेंगे। वो समुद्र में लगभग 20 मील दूर जाते थे और जो कुछ भी जाल में आ जाता था उसे पकड़ लेते थे। ये बादल भरी रात थी। वो दोनों रात के खाने के बाद केबिन में एक साथ बियर पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। तभी जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई और लाइट बंद हो गई। मेरे जोसेफ चाचा को सर्किट पैनल की जांच करनी थी, लेकिन अंधेरे में एक खराब टॉर्च की मदद से ऐसा करना मुश्किल था। सर्किट पैनल की जांच करने पर मेरे चाचा को पता चला कि किसी चीज के कारण 2 फ्यूज उड़ गए और जहाज पर चलने वाली लाइट के साथ साथ सभी लाइटें भी उड़ गई। असल में उनके पास किनारे पर वापस जाने के लिए सुबह होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें समुद्र के लगभग 20 मीटर अंदर से गुनगुनाहट जैसी आवाज सुनाई देने लगी। वो जहाज के बाहरी हिस्से में चले गए। बाहर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी फिर से वो अजीब सी गुनगुनाहट की आवाज ठीक नाव के पीछे से आ रही थी। मेरे पापा और चाचा दोनों जहाज के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़े और उन्हें एहसास हुआ कि ये गुनगुनाहट की आवाज किसी भी प्रकार की मछली की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये किसी दर्द भरे व्यक्ति के रोने की आवाज थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में भी वो शायद 5 मीटर से आगे नहीं देख सके और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी, इसलिए वो दोनों केबिन के अंदर चले गए। उस दौरान जहाज चलाने की कोशिश करना एक भयानक फैसला होता और चारों तरफ अंधेरा और भारी बारिश हो रही थी, इसलिए वो सोने चले गए। सुबह होते ही मेरे चाचा ने मेरे पापा को जगाया और उन्हें बाहर डेक पर आने के लिए कहा। घना कोहरा होने के बावजूद वो थोड़ी दूरी पर एक और जहाज को तैरते हुए देख सकते थे। मेरे चाचा अपने जहाज को उस जहाज के करीब ले गए और फिर केबिन में मौजूद किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने पास मौजूद सीटी बजाई। उस जहाज को देख ऐसा लग रहा था मानो उसे छोड़ दिया गया हो, इसलिए रस्सी बांधकर मेरे चाचा उस जहाज पर कूद गए। उस जहाज के केबिन का दरवाजा खुला था। वो केबिन में नीचे गए और उन्हें किसी मरे हुए व्यक्ति की बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि केबिन में एक व्यक्ति की लाश रस्सी से लटकी हुई है। वो बहुत तेजी से वापस भागे और अपने जहाज पर वापस आए और सांस से हाँफते हुए मेरे पापा को उस लाश के बारे में बताया। मेरे पापा और जोसेफ चाचा ने रेडियो के माध्यम से नज़दीकी ओशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से संपर्क किया। ओशन सिक्योरिटी 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच गए और उसके बाद ही मेरे पापा और चाचा वापस किनारे पर आए। वो अभी भी नहीं जानते कि जो अजीब गुनगुनाहट की आवाज़ वो सुन रहे थे आखिर वो था क्या। ये कहानी अभी भी मेरे चाचा को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि उन्होंने असल में एक लाश देखी थी। ये कहानी अब तक की सबसे डरावनी कहानी है, जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं।